कुल मिला के बात क्या है, जो लब्बो लुआब है चाइना का विरोध का, वो ये कि चाइना हमारी एनिमी कंट्री है, दुश्मन है। अगर हम पॉलिटिकल रीजंस के हिसाब से देखें तो वाकई सच है, चाइना हमारी एनिमी कंट्री, राइवल कंट्री। तो इसीलिए जब हम अपने देश में चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, चाइनीज कंपनी को प्रमोट करते हैं, तो हमारे देश का पैसा चाइना जाता है और उसी पैसे का इस्तेमाल वो हमारे देश के खिलाफ गतिविधियां करने में करते हैं। दिस इज व्हाट पीपुल से जो चाइना का विरोध करते हैं। इसीलिए जो चाइनीज कंपनी को प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, जो चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वो देशभक्त नहीं है, वो देश दुश्मन है। दिस इज व्हाट इज बीइंग प्रोपगेटेड। अब इसमें सच्चाई कितनी है उसकी बात करते हैं। चाइना के प्रोडक्ट दो तरह से इंडिया में बेचे जाते हैं, दो तरह से, एक दो नहीं बल्कि तीन तरह से। एक तो वो प्रोडक्ट है चाहे जो चाइनीज कंपनी के हैं, इंडिया में बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। दूसरे वो प्रोडक्ट है जो चाइनीज कंपनी इंडिया में बनाती तो है लेकिन रॉ मटेरियल उसका चाइना से आता है। तीसरे प्रोडक्ट वो है जो चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट होते हैं। तो ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो चाइना से, चाइना की कंपनी और चाइना से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होकर के बेच रहे हैं, इंपोर्ट करके बेचा जा रहा है उस पे। क्योंकि जो प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके लिए तो यह है कि चलो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री है तो यहाँ की इकोनॉमी को लॉस नहीं है। इस चीज को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए, और ये सारी चीजें वो कहते हैं जिनको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जीरो नॉलेज, मैं ये नहीं कह रहा कि कम नॉलेज है, जीरो नॉलेज है। मार्क माई वर्ड्स, नोट माई वर्ड्स, आई एम ऑन द रिकॉर्डेड स्क्रीन टुडे, फेसबुक पे ये लाइव है सेशन। जीरो नॉलेज है उनको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। जो ये कहते हैं कि चाइना से इंपोर्टेड, मैं तो चाइना की कंपनी द्वारा बनाया नहीं, इवन इंपोर्टेड की बात कर रहा हूं। चाइना से इंपोर्टेड सामान अगर इंडिया में कोई बेच रहा है तो वो इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कितना बड़ा भ्रम है वो मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूं। अब हम खोलेंगे गूगल। अब इसमें मैं सर्च करूंगा एप्लीकेबल टैक्सेस फॉर इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। अब इसको हम गूगल करेंगे। अब कितने कस्टम्स वगैरह लगते हैं इसमें देखिए, क्या क्या लगता है। एक तो वैट लगता है इंपोर्टेड गुड्स पे, जीएसटी लगता है, क्रॉस बॉर्डर इंपॉर्टेंट टैक्स, उसके बाद लगता है एक एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसमें नहीं सही से सब समझाया है, मैं आपको दूसरी जगह दिखाऊंगा। देखते हैं। यहां पे आपको वैट और जीएसटी के अलावा एक और टैक्स दिखाएगा जिसको दिखाया गया है एंटी डंपिंग ड्यूटी। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं इसको। अब जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जीएसटी लगता है, वैट जो भी एप्लीकेबल होता है वो लगता है। इसके अलावा एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के अलावा क्या है कि कई तरह के टैक्सेस होते हैं। इसके अलावा जो कस्टम हैंडलिंग फी होता है,
इसके अलावा आप देखेंगे यहां पे जीएसटी कंपनसेशन सेस होता है, उसके बाद रेगुलर जीएसटी के अलावा होता है, और इसके अलावा ये सारी चीजें है क्या, ये मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या चीज। ये सारे जो टैक्सेस हैं ये होता क्या है। जब कोई भी प्रोडक्ट चाइना से इंडिया में चलता है, मान लीजिए उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंडिया में वो 100 रुपए का बिकने वाला है, अगर वो 100 रुपीज का बिकने वाला है तो वो चाइना से 100 रुपए में तो इंपोर्ट नहीं हुआ होगा। अगर वो इंडिया में 100 रुपए में बिक रहा है तो डेफिनेटली वो चाइना से 100 रुपीज में इंपोर्ट नहीं हुआ होगा। चाइना से मान लीजिए चलता है 20 रुपए में, 20 रुपए में चलता है, ठीक है। इस पे जो टैक्सेस लगते हैं वो लगभग 18 रुपए टैक्सेस लगते हैं, तो ये 38 रुपीज में इंडिया पहुंचता है। लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट जो इंडिया में भी बनता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो इंडिया में भी बनता है लेकिन वो चाइना से सस्ता आ जाएगा, चाइना से सस्ता आ जाएगा तो इंडिया के बिजनेसमैन को नुकसान होगा, इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान होगा। उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है और इसका प्राइस बढ़ के हो जाता है 46 रुपीज। इसका प्राइस बढ़ के हो जाता है 46 रुपीज। तो जैसे टीएन्स के पास जो प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्ट होते हैं उसमें से ना तो एक्यूलाइफ इंडिया में कोई बनाता है, ना हेडकेयर अपैरेटस कोई इंडिया में बनाता है, ना ही सैनिटरी नैपकिन इंडिया में कोई बनाता है। केवल एक ब्लड सर्कुलेशन मसाजर मशीन है जिसपे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, क्योंकि उसका कॉपी ही सही, घटिया क्वालिटी का ही सही, लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जो इंडिया में बनाती है। अब ये सारी चीजें जब लगती हैं तो मैं आपको बताता हूं एक रफ एस्टिमेट, जो प्रोडक्ट 100 रुपए में इंडिया में बिक रहा है वो चाइना में उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 20 रुपीज, ठीक है। उसके बाद उस पर जीएसटी 18% है, तो ये सारे जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं है तो वो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें मिला करके लगभग, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगभग 20 रुपए इसमें ऐड हो जाता है, 20 रुपए इसमें ऐड हो जाता है। ये 20 रुपया कहां गया? ये 20 रुपया जाता है किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद ये 40 रुपए प्राइस हो गया इंडिया में पोर्ट पे आने के बाद, इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद, इंडिया में पहुंचने के बाद इसका कॉस्ट हो गया 40 रुपए। अब 40 रुपए पे 18% यानी लगभग 7 रुपए इस पे लग जाता है जीएसटी, जो इंडिया में गवर्नमेंट को जाता है फर्दर, यानी 27 रुपए गवर्नमेंट को चला गया। गवर्नमेंट को कितना चला गया? 27 रुपए। अब ये इंडिया में ये प्रोडक्ट हो गया 47 रुपीज का, ठीक है, 47 रुपीज का हो गया। कंपनी ने इस पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑफिस का कॉस्ट, लॉजिस्टिक चार्जेज, एडमिन चार्जेज, ये सारा कुछ लगाया तो वो हो गया कितना? लगभग पर प्रोडक्ट 3 रुपए। इसका प्राइस हो गया 50 रुपए। 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 5% जाता है किसको? 5% जाता है जो हमारा फ्रेंचाइजी ओनर होता है, उसको फ्रेंचाइजी कमीशन हो गया 55 रुपए। प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया 55 रुपए, ठीक है। कंपनी ने 100 रुपए में बेचा, 55 रुपए कंपनी की कॉस्टिंग पड़ रही थी, 45 रुपए कंपनी ने बोनस बांट दिया, 45 रुपए कंपनी ने बोनस बांट दिया। अब 45 रुपए कंपनी ने जब बोनस बांट दिया किसी प्रोडक्ट पे, तो ये 45 रुपए गया किसको? इस 45 में से भी 5%, इस 45 में से भी 5%, 45 रुपए टोटल बोनस नहीं बढ़ता, बोनस एक्चुअली कम बढ़ता है। अब मैं उसको आपको बाइफरकेट करके दिखाऊंगा कि टोटल जाता कितना है। टैक्स के रूप में चला जाता है 27 रुपए 100 में से, ठीक है, टैक्स के रूप में चला जाता है 27 रुपए। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो बोनस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो है 40 रुपए।
ठीक है। प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो है 20 रुपीज। तो कितना हो गया टोटल? 87 रुपीज। ठीक है। एडमिन चार्जेस जिसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ है, स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का किराया, ये सारा कुछ 3 रुपए। उसके बाद जो फ्रेंचाइजी का वो है, फ्रेंचाइजी का कमीशन है 5 रुपए। 100 रुपए प्रोडक्ट पे 5 रुपए। अब कितना बच रहा है? ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 87, 390, 95। बचा 5 रुपए जो चाइना चला जाता है। चाइना कितना गया? 5 रुपए। 27 रुपए सरकार को गया, भारत सरकार को। और ये वो 40 रुपए इंडिया के लोगों को, ये 5 रुपए, क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर भी इंडिया का ही है, तो ये 5 रुपए भी इंडिया को, यानी 45 रुपए इंडिया के लोगों को, 27 रुपए इंडिया की सरकार को। यानी अगर हम चाइना को ये 5 रुपए का नुकसान देना चाहें तो इंडिया की सरकार को 27 रुपए का नुकसान होगा और इंडिया के लोगों को 40 + 5 45 रुपए का नुकसान होगा। यानी हमारे देश को, सरकार और जनता मिला करके टोटल नुकसान कितना होता है? 72 रुपए का हम चाइना को नुकसान पहुंचाएंगे 5 रुपए। और उसके अलावा उन प्रोडक्ट्स के लिए जो प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये कैलकुलेशन, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होकर के इंडिया में बिक रहा है उस पर 27 रुपए टैक्स है। 40 रुपए कंपनी बोनस बांट रही है। 20 रुपए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। एडमिन चार्ज 3 रुपए है। वो एडमिन चार्ज में याद रखिए, इंडिया में ऑफिस है तो किसी इंडियन को ही किराया मिल रहा है। ऑफिस में जो क्लर्क है, जो अकाउंटेंट है, जो वेयर हाउस में काम करता है, जो मैनेजर है, वो सब इंडियंस हैं, उनको सैलरी मिल रही है। तो ये भी एक्चुअली इंडिया को ही मिल रहा है। ये जो फ्रेंचाइजी को 5 रुपए कमीशन मिलता है 100 रुपए के प्रोडक्ट सेल पे, वो भी इंडियन है। उस फ्रेंचाइजी में भी कोई नौकरी करता है, उस फ्रेंचाइजी का भी कोई किसी को किराया मिलता है। यानी कुल मिला करके ये जो 20 रुपया है, ये प्रोडक्ट कैसे बनाया, रॉ मटेरियल कहां से आया, पता नहीं है, ये छोड़ दीजिए। यानी कुल मिला करके ये 75 रुपीज इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 75 रुपीज। 5 रुपए का नुकसान अगर हम चाइना को करना चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस बंद करके, इन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बंद करके, तो उसके लिए हमें अपने देश की सरकार को, अपने देशवासियों को 75 रुपए का नुकसान करना पड़ेगा। 75 रुपए का नुकसान करना। अब कुछ लोगों को यह डाउट आता है कि भाई बोनस तो 40 रुपए आप टोटल बोल रहे हो, बोनस 40 रुपए टोटल तो इंडिया में नहीं बढ़ता है। बोनस तो बाहर भी जाता है, चाइना भी जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बोनस का जो स्लैब है, उसमें जो मेन बोनस 42% का जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो हमारे यहां एक रैंक सिर्फ नहीं है एचडी बनने के बाद चाइना जाना ही बंद हो जाएगा बोनस। केवल रॉयल्टी जाएगी, केवल 1% रॉयल्टी जाएगी। अभी डायरेक्टर है हमारे इंडिया में तो बोनस सिर्फ 0.5% जाता है। चाइना को बोनस सिर्फ 0.5% जाता है। चलिए वो भी ऐड कर लीजिए, 1% ऐड कर लीजिए, 2% ऐड कर लीजिए, आप 5% भी ऐड कर लें तो भी चाइना को 10% का नुकसान करने के लिए आपको इंडिया को 70% का नुकसान करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं कि चाइना को 5% का नुकसान हो, चाहे हमारी सरकार को 27% का नुकसान हो जाए? चलो एक बार को सोच लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल होते, ये प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल होते और तब भी हम वहां से मंगा करके बेच रहे होते, तो बात समझ में आती थी। ये प्रोडक्ट, ये क्वालिटी इंडिया में नहीं मिलते। अब जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है उसमें भी यही चीज लागू होती है, उसमें भी यही चीज लागू। उस पर बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है तो बोनस डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। कंपनी का प्रॉफिट वही है 5%।
जिसमें कंपनी ने फैक्ट्री भी लगाया है, कंपनी ने सामान की पैकिंग भी की है, कंपनी ने R&D भी किया है, R&D पे भी खर्च किया है, फिर भी कंपनी 5% कमा रही है। एक BCM अगर आपने बेचा, तो आप तो सीधे सीधे, अगर आप 5 स्टार भी हैं तो सीधे सीधे, और DP पे भी बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे भी, तो आप तो सीधे सीधे 10,000 रुपए कमा रहे हैं ना, जिसने सेल किया सीधे सीधे। मिस्टर ली के पास कितना, अगर आपने 50,175 रुपए में भी एक BCM सेल किया, MRP तो उसका ज्यादा है, हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात करें, अगर आपने 50,175 रुपए में भी एक BCM सेल किया, और अगर आप प्लैटिनम 5 स्टार भी हैं, तो भी आप लगभग 10,000 रुपए कमाते हैं, ज्यादा ही उससे। मिस्टर ली कितना कमाते हैं? 5%, यानी 2,500 रुपए। ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? अब पूरा बोनस कैलकुलेशन मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप एक BCM सेल करेंगे, आप अगर एक प्लैटिनम 5 स्टार है तो 7.5 रुपए, जो तो 1,000 तो पहले 15% प्लैटिनम का फ्लैट डिस्काउंट, उसके बाद आपको, आप 5 स्टार है तो आपको कैशबैक आ जाएगा, लगभग 10-10,500 रुपए आपने कमाए। चाइना कितना गया? 2,500। मतलब एक चाइनीज बिजनेसमैन को 2,500 का नुकसान पहुंचाने के लिए एक इंडियन आम आदमी को 10,000 रुपए का नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, वो भी उस देश में जो पहले से बेरोजगारी से परेशान। तो जब इस तरह की कोई बात आपसे करता है तो उसमें घबराने की, आवेश में आने की, उत्तेजना में आने की जरूरत नहीं है। अगर वो इंसान समझदार है तो आप उसको ये कैलकुलेशन समझाइए, वो समझ जाएगा। एक तो होता है जो गलत फहमी में होता है, एक तो वो होता है जो किसी पर्पस से कोई दूसरी कंपनी का होगा, उसकी कंपनी आपकी कंपनी से कंपीट नहीं कर पा रही, तो उसके पास और कहने को बचा क्या है, तो वो यही बोलेगा कि तुम्हारी कंपनी, क्योंकि उसके पास और ना तो वो क्वालिटी में कंपीट कर सकता है, ना वो कंपनी के प्रोफाइल में कंपीट कर सकता है, ना वो कंपनी के बिजनेस प्लान में कंपीट कर सकता है, तो और किस चीज के बारे में बात करेगा वो? उसके पास उसकी मजबूरी है। तो वैसे इंसान को समझाने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, वैसे इंसान को सीधा बोल दीजिए, भैया ये क्वालिटी का ये प्रोडक्ट मेरे को इस प्राइस में, मेरे को कोई बोलता है मैं तो बोलता हूं भाई मैं तो इक्विपमेंट की वजह से इस कंपनी के साथ हूं, तुम अपनी कंपनी को बोलो मेरे को एक्यूलाइफ इस प्राइस में बना करके इस ऐसे बिजनेस वॉल्यूम में दे दे, मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लूं। तू बना के दे दे भाई, मैं ज्वाइन कर लेता हूं। जब है नहीं जो चीज इंडिया में, वो क्या करेंगे? दुश्मनी पॉलिटिकल चीज है, वो अपनी जगह पे है, उसके लिए बात चलती है, वहां की सेना मारती है, हमारी सेना भी मारती है। जब बात देशभक्ति की आएगी तो मैंने उस रीजन में भी, मैं फौज में रहा हूं, मैंने उस रीजन में भी सर्व किया है जो चाइना सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, आसाम रीजन में, तो मैं इस मैटर को किसी से भी बेहतर ढंग से जानता हूं। चाइना के बॉर्डर पे भी पहरा देने के लिए जब कोई जवान सोता है टेंट में, तो वो टेंट लगाने में भी बहुत सारा जो कंपोनेंट होते हैं वो चाइना के बने हुए होते हैं। जब उस जवान को राशन पहुंचाने के लिए गाड़ी जाती है, उस गाड़ी के टायरों में जो रबर होता है वो चाइना से इंपोर्ट होता है। तो जिनको समझ नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो ऐसी ही बात करेंगे, वो ऐसी ही बात करेंगे। इसीलिए उनके चक्करों में मत पड़िए। या तो वो किसी इंटेंशन से आपके पास आ रहे हैं क्योंकि उनके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है, या फिर उनको समझने, अगर वो वाकई में समझदार है आप उनको समझाएंगे, समझ जाए। जो प्रोडक्ट इंडिया में किसी और कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, उसको हमारी कंपनी भी इंडिया में ही बनाती है, ताकि एंटी डंपिंग ड्यूटी ना देनी पड़े, ताकि उसकी कॉस्ट ना बढ़े। वो इंडिया को फायदा पहुंचाता है, इंडिया की फैक्ट्री, इंडिया के वर्कर्स, इंडिया का रॉ मटेरियल, प्रॉफिट वहां पे भी उतना ही जाता है चाइना। तो आपको यह समझना है कि किसी भी तरह से, सबसे पहले तो आपको खुद को समझना है कि टीएन्स के साथ काम करके आप अपने देश को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि फायदा पहुंचा रहे हैं। आप देश को 27 रुपए, 100 रुपए की सेल पे 27 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, देश के लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं,
और देश के लोगों को क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को ऐसा फायदा हो रहा है जो अगर ये नहीं होता, जब होगा तब देखेंगे। आप अपने देश के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, बहुत सारे मेडिकल डिवाइस आपको चाइना के बने हुए मिलेंगे, तो क्या वो हॉस्पिटल वाला बंद कर देगा कि नहीं लोग मरते हैं मरने दो? ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारा देश आज के डेट में फार्मा का, दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां बन के हमारे देश से बाहर एक्सपोर्ट होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बनती है तो रॉ मटेरियल भी चाहिए। वो रॉ मटेरियल कहां से आता है? चाइना से आता है। अगर हम देशभक्ति के चक्कर में चाइना से रॉ मटेरियल मंगाना बंद कर दें तो क्या होगा? हमारे देश का फार्मा उद्योग ठप पड़ जाएगा। हम दुनिया के सबसे बड़े फार्मा एक्सपोर्टर नहीं रह जाएंगे। हमारे देश में लाखों लोगों का रोजगार चला जाएगा। हमारे देश की सरकार को अरबों रुपए का टैक्स मिलना बंद हो जाएगा। क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? तो जो समझदार है, जो वाकई में कंफ्यूज है, उसको जब आप समझाएंगे वो आपकी बात समझेगा। जो आपकी बात नहीं समझ रहा तो यकीन मानिए वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। उसको समझाने में टाइम मत वेस्ट कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाइना का होने के बावजूद आपके साथ बिजनेस करेंगे। ऐसे करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोग आज के डेट में कर रहे हैं। मैंने बल्कि इसलिए इस कंपनी को ज्वाइन किया, इस कंपनी में मेरा इंटरेस्ट जगा क्योंकि ये कंपनी चाइना की थी। क्योंकि चाइना के बारे में मैं एक स्ट्रेंथ जानता हूं कि इंटरनेशनली वो जब किसी भी फील्ड में घुसते हैं तो वहां के राजा बन जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में इस कंपनी के साथ घुसोगे और ईमानदारी से सीखोगे और काम करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग के किंग बन जाओगे। बिकॉज जब चाइना वाले किसी चीज को प्लान करते हैं तो उनका प्लान के पीछे एक पर्पस काम करता है। वो पर्पस होता है नो कॉम्पिटिटर्स। हम ऐसी चीज बनाएंगे, हम ऐसा बिजनेस प्लान बनाएंगे, हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर ना हो। कॉम्पिटिटर नहीं है तो अब राजा है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन को जरूर समझिए और किसी से भी ये कैलकुलेशन दिखा करके पूछ लीजिए कि अब बताओ क्या करना चाहिए। छोड़ दें इस कंपनी के साथ काम करना, कर दें देश का नुकसान। ये जो लाखों लोग रोजगार ले रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए का पैसा कमा रहे हैं और करोड़ों रुपए अरबों रुपए टैक्स जा रहा है सरकार को, वो तो बंद हो जाएगा। करना चाहिए ऐसा। पूछिए, उसी से पूछिए कि इतने लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कौन देगा इनको रोजगार? तो ये सारी चीजें अगर आप किसी को शांति से बैठ करके समझाएंगे, जैसे बोले कि चाइना है ये, बोले कि आप मेरे को 10 मिनट दीजिए, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं, उसके बाद आप मुझे बताना कि क्या करना चाहिए। अगर वो जेन्युइन पर्सन होगा तो डेफिनेटली आपसे इंप्रेस होकर के आप ज्वाइन करेगा। अगर वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग तो अपने मां बाप को भी गाली देते हैं, अपने भाई को भी दुश्मन बोलते हैं। चाइना तो बहुत दूर की बात। पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग बोलते हैं ना, मेरे तो अपने ही मेरे दुश्मन है, मेरे मां बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा बोलते हैं। वो अपने मां बाप के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो जो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या फिर वो किसी राइवल कंपनी में काम कर रहा होगा, इंडिया की कंपनी में, जिसके पास ना तो क्वालिटी है कंपीट करने के लिए, ना कॉम्पिटेंस है, ना कुछ और है, तो वो बस वो इंडिया चाइना करेगा। क्योंकि और उसके पास किसी पॉइंट पे वो बात ही नहीं कर सकता ना, तो वो उसी पे बात करेगा। तो इसलिए घबराइए नहीं, आप चाइना की कंपनी के साथ हैं तो इसको अपनी स्ट्रेंथ समझिए। एक दूसरे देश की वजह से, एक दूसरे देश के बिजनेसमैन की वजह से हम अपने देश को इतना ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर चाइना से सामान आएगा ही नहीं तो सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी देगा कौन? सरकार को एंटी डंपिंग ड्यूटी देगा कौन? सरकार को जीएसटी कौन देगा? जीएसटी स्पेसेस कौन देगा? ये सब मिल रहा है। हमारे देश में बोलते हैं ना, देश की इकोनॉमी उतनी मजबूत होती है जितनी देश के पास फॉरेन करेंसी होती है। फॉरेन करेंसी आएगी कहां से देश के पास?
क्योंकि हम अगर ट्रेड नहीं करेंगे किसी देश के साथ तो वो भी हमारे साथ नहीं करेगा। चाइना के कोई भी कंट्री चुनिए, कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री के साथ बिजनेस के मामले में ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। अब देखते हैं टाइम क्या हुआ है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हाँ, अभी कुछ टाइम है और वो टॉपिक ज्यादा बड़ा भी नहीं है। जो मैंने थर्ड टॉपिक आज के लिए चुना था दैट वाज कि जो लॉन्ग डिस्टेंस, जब हम किसी दूर के कस्टमर को, आपको फेसबुक से कोई कस्टमर मिला, उसको आपका बीसीएम बताया, आपने उसको बीसीएम अच्छा लगा, या उसको आपने हेड केयर बताया, या जिम्निमा बताया, या ओमेगा बताया, पैड बताया, कुछ भी बताया, उसको अच्छा लगा, उसको लगा कि मुझे ये खरीदना चाहिए, वो खरीदने के लिए तैयार हो गया, वो कन्विंस्ड है, वो खरीदने के लिए तैयार हो गया, उसने बोला हाँ मुझे भेज दो। अब बात आती है जब आप उसको बोलते हैं पेमेंट करने की, तो कई रीजन है। लोगों को लगता है कि अरे यार इसको तो जानता नहीं, इसके कहने से पेमेंट भेज दूं, अगर कहीं सामान नहीं भेजा तो, एक ये बात दिमाग में आती है। और ये बात अगर किसी के दिमाग में आती है तो गलत नहीं, ये बात आपके भी दिमाग में आती होगी, कई बार आपके भी दिमाग में आती होगी, मेरे दिमाग में आती है। उसके बाद उसके दिमाग में दूसरा आता है कि अगर इसने सामान भेजा वो इतना अच्छा नहीं हुआ जितना ये इसने बताया है, तो कहीं फ्रॉड हो गया, तो इस तरह की चीजें आती है। तो लोग सीओडी मांगते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी नहीं होने के चक्कर में दो तीन चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो एज ए होल, एज ए कम्युनिटी, एज ए टीएन्स फैमिली, हम सबको अपने लीडर्स के थ्रू कंपनी से डिमांड करना होगा सीओडी फैसिलिटी लागू करने के लिए, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सीओडी क्यों नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग में सीओडी क्यों नहीं होता, इस चीज को समझिए। और यह चीज आपको कस्टमर को समझानी पड़ेगी कि डायरेक्ट सेलिंग में सीओडी क्यों नहीं होता। आपको आपके सेल्स के हिसाब से कमीशन मिलता है। आपने किसी को बीसीएम दिया, किसी की आईडी से दिया, उसकी आईडी में वो चढ़ेगा तभी बिल कटेगा, तभी निकलेगा। दूसरे स्टेट में खासतौर पे जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है तो आप ये कस्टमर को समझाइए कि देखिए क्या होता है कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक बिलिंग नहीं होगी, और जब तक बिलिंग नहीं होगी दूसरे स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करके कुरियर जा नहीं सकता, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद एयरवे बिल जरूरी है कुरियर भेजने के। इंटर स्टेट कुरियर भेजने के लिए एयरवे बिल जरूरी है। तो जब तक बिलिंग नहीं होगी और जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक बिलिंग नहीं होगी। दूसरा तरीका है कि चलो पेमेंट नहीं आया तो जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह करते हैं, तब तक कंपनी एक प्रोविजनल बिलिंग करके भेज दे सामान, लेकिन अगर कस्टमर ने नहीं लिया तो आपके अकाउंट में बिलिंग चली गई। अगर किसी के नीचे 2 बीसीएम उसने सेल करवा दिया, वो गोल्ड था वो प्लैटिनम बन गया, उसको 15,300 रुपए बोनस भी आ गया। बाद में पता चला कि एक कस्टमर ने मना कर दिया, उसने पेमेंट नहीं किया। कैश ऑन डिलीवरी में तो कस्टमर के पास राइट है ना, वो मना कर देगा, नहीं लेगा प्रोडक्ट। 4 दिन बाद कुरियर से उसके पास प्रोडक्ट पहुंचा, तब तक उसका मूड बदल गया, या किसी इमरजेंसी की वजह से उसके पास पैसे खत्म हो गए, तो वो क्या करेगा? वो लौटा देगा सामान, लेने के लिए मना कर देगा, बोलेगा सॉरी मैं नहीं ले सकता। सामान कंपनी के पास वापस आ जाएगा। कुरियर चार्जेस का नुकसान हो गया वो भी ठीक है, लेकिन जो बोनस और जो रैंक उस सेल की वजह से अपग्रेड किया जा चुका था वो रिवर्स कैसे होगा? चलो वीक के पहले डेट में दूसरे डेट में सेल डली थी तो वो भी हो सकता है, लेकिन अगर वीक के क्लोजिंग वाली डेट में डली थी तो सेल कैसे रिवर्स होगी? मंथ के क्लोजिंग वाले डेट में सेल डली थी और तब उस सेल को मना कर दिया किसी कस्टमर ने रिसीव करने से, तो सेल कैसे अपडेट होगी? तो डायरेक्ट सेलिंग में ये लिमिटेशंस है, कंपनी के तौर पे ये नहीं किया जा सकता। तो आपको ये लिमिटेशंस अपने कस्टमर को समझानी होगी। आपको उनको बोलना होगा कि ये इतनी बड़ी कंपनी है और मैं आपको कंपनी का करंट अकाउंट दे रहा हूं, मैं आपको कोई इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं मांग रहा हूं। आप इस कंपनी को वेरीफाई कर लीजिए, इसका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर लीजिए, ये मैं आपको कंपनी का करंट अकाउंट दे रहा हूं। उस कंपनी के करंट अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, कई बार मैं कहता हूं कि ठीक है मैं फ्रेंचाइजी पे जा रहा हूं, मैं आपके सामने आपके प्रोडक्ट को पैक करवाऊंगा, सब कुछ दिखा दूंगा आपको वीडियो कॉल पे, उस टाइम में आप इमीडिएटली ट्रांसफर कर दें।
तीसरा तरीका मैं बोलता हूं कि आपका कोई भी जान पहचान का पर्सन जो दिल्ली में रहता हो, जैसे मैं दिल्ली से अगर भेजता हूं तो जो जिसको डाउट होता है उसको हमारे ऑफिस भेज दीजिए, वो सामान देख लें, तसल्ली कर लें, तब आप पेमेंट कीजिए। उनके सामने हम आपके नाम से बिल करवा के या तो सामान उनको दे देंगे, वो आपको कुरियर कर दें, या फिर हम कुरियर करवा दें। दीज आर फ्यू ऑप्शंस जो आपको उनको बोलना है कि आप उनको पहले से अपने की तरफ से, जैसे मैं दिल्ली में हूं तो मैं लोगों को बोलता हूं, जैसे मेरे पास कोई कॉल आई मान लो तेलंगाना से, हैदराबाद से, कि मेरे पास एक सामान कैसे आएगा, तो मैं बोलता हूं आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो कंपनी के कॉर्पोरेट अकाउंट में नंबर दे दूंगा, आप उसमें पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट और एड्रेस भेज दीजिए, आपके घर पे पहुंच जाएगा। दूसरा, अगर आपका कोई भी जान पहचान का बंदा जहां जहां पर मेरी पहचान है, दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ता में या कहीं पे भी रहता है, तो इन सब जगहों पे मेरा ऑफिस है, हम लोग हमारी कंपनी का ऑफिस है, आपको मैं ऑफिस का एड्रेस दे दूंगा, अपने कॉन्टैक्ट को उस ऑफिस में भेज दीजिए, मैं उनको खरीदने का प्रोसीजर बता दूंगा, या मैं वहां पे रहूंगा, मैं उनको सामान दिलवा दूंगा, वो आपको भेज देंगे, आप उनको पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। या फिर आप हमारे ऑफिस आइए और ले जाइए, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, आइए और ले जाइए। तीनों में से आपको जो भी सूट करता है आप कर लीजिए। तो जब हम उनको ऑफिस आने की बात करते हैं या उसके रिश्तेदार को ऑफिस भेजने की बात करते हैं, तब उनको ट्रस्ट जगता है। जब उनको हम डिफरेंट सिटीज में बताते हैं कि हमारे ऑफिस है, तो उनको ट्रस्ट बढ़ता है और वो पेमेंट कर देते हैं मोस्टली। तो कई बार लोग बोलते नहीं फिर आप ही का अकाउंट नंबर दे दो, इतना सुनने के बाद लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। तो द वे यू डील विद देम, पहले आप बोलते नहीं आप मेरे अकाउंट में पैसा भेज दो फिर मैं आपको भेज दूंगा, तो उनको फिशी लगेगा। सो अगर वो ऑलवेज डिस्करेज कि आप मेरे अकाउंट में पैसा भेजो। ये होता क्यों है? प्रॉफिट मार्जिन का इश्यू आता है, प्रॉफिट मार्जिन का इश्यू आता है कि आपको एमआरपी पे देना है। मान लो बीसीएम आपने 62,000 बताया, आपकी डील क्रैक हुई 55,000 में, लेकिन बीसीएम तो 50,175 का है, आपको पेमेंट लेना है 55,000 रुपए। तो आप जिस फ्रेंचाइजी से भी प्रोडक्ट्स भिजवाते हैं वहां पे आपको बात करके रखनी पड़ेगी। उनके अकाउंट में आएगा कोई बात नहीं, आगे की किसी सेल में आप एडजस्ट कर लो या वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग अपने लीडर के थ्रू, अपने जो भी आपका फ्रेंचाइजी पार्टनर है, जो भी आपका स्टोर पार्टनर है, उसके साथ रखनी पड़ेगी। अगर कोई ज्वाइन करके कर रहा है या फिर उनको अगर ये सबसे बातें ना बने तो उनको फिर ज्वाइनिंग का ऑप्शन दे दो कि आप एक काम करो, आपको कुछ डिटेल्स देने होंगे, आप रजिस्टर कर लो, रजिस्टर करने के बाद आप खुद अपने घर से बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आप उनको दीजिए। इसके बारे में एलाबोरेट करके एक बार मैं फिर से बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। आप लोग ये सारी चीजें ट्राई कीजिए और इसमें जो जो डिफिकल्टीज आती है आप मुझे फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इसके बारे में हम एलाबोरेट करके सारे विस्तार में कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे कैसे करता हूं। लेकिन ये कुछ तरीके हैं जो आप अपनाएंगे तो ये जो डाउट वाला सिचुएशन बनता है, सीओडी ना होने की वजह से जो सेल कई बार मटेरियलाइज नहीं होती है, ये प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर भी कुछ लोग रहेंगे जो डाउट रखेंगे, बट मिनिमाइज हो जाएगी। इसके अलावा जो रिटेलिंग पे अच्छा काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो अपने फ्रेंचाइजी के थ्रू, पोस्ट ऑफिस ने एक स्कीम निकाली है जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट कैश ऑन डिलीवरी करता है। तो इंडिया पोस्ट के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन है, नहीं तो अपने फ्रेंचाइजी ओनर को बोलिए कि वो कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी, लेकिन हर सेल पे आप वो नहीं दे सकते। आप उसी सेल पे कर सकते हैं जिसको अकाउंट में अपडेट करने के लिए आपके पास रिएक्शन टाइम हो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन ये भी एक चॉइस है आपका, आपके फ्रेंचाइजी या आपके लीडरशिप के साथ कैसा अंडरस्टैंडिंग है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है क्योंकि उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट लेके जाएगा, उसने रिसीव नहीं किया तो वापस आएगा, तो इतना रिएक्शन टाइम होना चाहिए आपके पास सेल रोटेट करने के लिए। तो आपको खुद के पास स्टॉक रखना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंचाइजी को तो सेल अपडेट करनी है, वो तो कर देगा, लेकिन अगर वो आपका अपना स्टॉक है तो आप उसके थ्रू भेज सकते हैं बाय पोस्ट। लेकिन उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट, तो आप इंडिया पोस्ट का हाल तो जानते हैं, उसमें फिर डिलीवरी का जो टाइम है वो बढ़ जाए, डिलीवरी का जो टाइम है वो बढ़ जाए। एक और ऑप्शन है कि आपको अगर ऐसे किसी शहर में भेजना है
जहां पे आपको लग रहा है कि वो कस्टमर मान नहीं रहा, वो बोल रहा है पहले मेरे को सामान भेजो, तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, इसीलिए मैंने मल्टीपल टीम्स का एक टीम बनाया है। ये ये हम आम जैसे हम आम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर्स का टीम है, जिसमें सब तरह तरह के टीम के लोग हैं। इसकी वजह से ऑलमोस्ट हर शहर में कोई ना कोई, आप उनके घर पे भेज दो सामान, वहां पे बोलो उनको पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। मैंने ऐसा भी किया है। मैंने बोला ठीक है, मेरा एक पहचान का है बंदा, वो वहां पे रहता है, मैं उनके यहाँ भेज देता हूँ, आप वहां पे जाकर के पेमेंट करके ले लेना, फिर वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे में थोड़ा कैश आपके पास होना चाहिए रोटेट करने के लिए, क्योंकि फिर आप अपने पैसे से लेकर के उनको भेजेंगे तो हाई वैल्यू अमाउंट्स में। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपना सकते हैं। खैर, ये सेशन फेसबुक पे भी लाइव है, तो मैं आप लोगों से जरूर चाहूंगा कि इस सेशन के बारे में फीडबैक आप जरूर शेयर करें फेसबुक पे कि आपको कैसा लगा, और आप मेरे लीड, खासतौर पे जो लीडरशिप के लिए मैंने आपको पॉइंट्स बताया, आप उससे सहमत हैं या नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी किसी के साथ असहमति पे चुप मत रहिए। आप किसी चाहे वो मेरी बात हो, आपको मेरी बातें आज की बुरी लगी हो, आप फेसबुक पे कमेंट में लिखिए। आप फेसबुक पे कमेंट में लिखिए सर आपने गलत बोला। कभी भी किसी की बात बुरी लगे तो उसको मुंह पे बोलने में चूकिए, लेकिन कभी भी उसके सामने उसको खुश करने के लिए उसकी झूठी तारीफ मत कीजिए। नहीं तो आपको पता नहीं कि आप उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपनी टीम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने लीडर के ट्रेनिंग सेशन में बैठे हैं, आप दुखी हैं, सेल नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स हो रही, प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही, लेकिन आप तालियां बजा रहे हैं, नहीं नहीं सर, एक्सीलेंट सर, आप तो बहुत अच्छे लीडर हो सर, यू आर ट्रेमेंडस सर, यू आर रॉकिंग सर। वो क्या समझेगा, ये तो सारे खुश हैं। तो जब खुश है तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश क्यों करेगा? ठीक है, हर बार ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक मीटिंग में आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताना शुरू कर दें। जब तक वो मास की प्रॉब्लम नहीं है, मास में बोलने की जरूरत नहीं। आपके इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है, आप इंडिविजुअली बताइए, पब्लिकली मत बताइए, लेकिन झूठी तारीफ भी मत कीजिए, ना तो मेरी ना किसी और। हम यहाँ पे किसी से खुश होने के लिए या किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अच्छा काम करने के लिए। बेइज्जती किसी की मत कीजिए, रेस्पेक्ट सबकी कीजिए, डिसरेस्पेक्ट किसी को मत कीजिए, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। जो जैसा इंसान है, जो जैसा बोएगा वो वैसा खाएगा। तो डिसरेस्पेक्ट किसी की नहीं करनी है, बेइज्जती किसी की नहीं करनी है, लेकिन झूठी तारीफ भी किसी की नहीं। इसके साथ ही आज का सेशन मैं खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए और इतनी देर तक बने रहने के लिए साथ में। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और साथ में फेसबुक के साथियों से भी विदा लेना चाहूंगा। और आपको सेशन कैसा लगा, और अगर आप इस सेशन से सहमत हैं तो जरूर इसको मैक्सिमम शेयर करें अपनी टीम में, और अपने अपने फेसबुक पेज पे सभी इसको शेयर करें अगर आप इस सेशन से सहमत हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।